हेलो दोस्तों, मैं सुनील गोदारा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आज की क्लास हमारी जो लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उसकी होने वाली है, और इस सब्जेक्ट के आज का टॉपिक रहने वाला है मैनेजमेंट ऑफ काप्स एंड ग्रोविंग हेफर एंड मिल्च एनिमल। काप्स का मतलब होता है जो गाय या भैंस के जो बछड़े होते हैं उनकी कैसे देखभाल करें और उनको कैसे ध्यान रखें। और जो ग्रोइंग हीपर होते हैं इसका मतलब ये होता है कि जो युवा बछड़ी हैं, यानी जो अभी अभी प्रजनन योग्य जो बछड़ी या जो भैंस की जो होते हैं बच्चे हुए हुए हैं। और मिल्च एनिमल का मतलब होता है जो दूधारू एनिमल, यानी जो दूध देने वाले जो पशु होते हैं उन्हें मिल्च एनिमल कहते हैं। इसके अलावा हम शीप मैनेजमेंट और गोट मैनेजमेंट के बारे में भी जानेंगे, और इसके अलावा सुअर मैनेजमेंट के जो है ना, सुअर का कैसे मैनेजमेंट करें इसके बारे में भी हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने जाना था कि जो हाउस, इनका जो हाउस होता है उनको कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, हाउस मैनेजमेंट, उसमें स्पेस रिक्वायरमेंट, ये हमने जाना था। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि जो पशु होते हैं उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि वो भी जो सेकंड सेमेस्टर की जो सब्जेक्ट है लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट उसके बढ़िया नोट्स बना सके और क्लासें ले सके। चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे जो काफ होता है यानी जो बछड़ा होता है उसकी देखभाल कैसे करते हैं, यानी केयर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ काफ्स। हम बछड़ों को अच्छा पोषण और प्रबंधन प्रदान करें ताकि वे अच्छी तरह विकसित हो सके और भविष्य में प्रतिस्थापन स्टॉक के रूप में उपयोगी बन सके। प्रतिस्थापन का मतलब होता है जो आप अभी जैसे फार्म खोल रहे हैं, यदि जो अभी दुधारू पशु है ऐसा तो है नहीं कि वो उम्र भर दुधारू रहेगी, धीरे धीरे वो बूढ़ी हो जाएगी तो उनका जो दूध उत्पादन है वो कम हो जाएगा, और जो नई बछड़ी हैं वह उनका स्थान ग्रहण कर लेगी और वह उन जो बूढ़ी होती है उनसे ज़्यादा दूध उत्पादन देगी। इसलिए इसे कहा जाता है प्रतिस्थापन स्टॉक। बछड़े की देखभाल और पोषण जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। गाय को संभावित ब्यात से 6 से 8 सप्ताह पहले सुखाया जाना चाहिए और अच्छे से पोषित किया जाना चाहिए। कम पोषण वाली गायें कमज़ोर और छोटे बछड़े पैदा करती हैं, यानी 6 से 8 सप्ताह पहले ही जो गाय या जो भैंस बछड़ा देने वाली है उन्हें अलग करके उन्हें अच्छे से पोषित पदार्थ देने चाहिए। और यदि कम पोषित गायें कमज़ोर और छोटे बछड़े को जन्म देती है। और एआई अर्ली मैनेजमेंट, इन्हें जन्म के तुरंत बाद बछड़े की नाक और मुंह से श्लेष्मा यानी म्यूकस को बलगम को हटा दें, यानी जब भी जो बछड़ा या बछड़ी जो जन्म लेते हैं तो उनके जो नाक या मुंह में जो श्लेष्मा होता है उससे हटा दें ताकि वह आसानी से श्वास ले सके। आमतौर पर गाय जन्म के तुरंत बाद अपने बछड़े को चाटती है जिससे उसका शरीर सूख जाता है और श्वसन और रक्त संचार की उत्तेजना मिलती है। यदि गाय ऐसा ना करे या ठंड का मौसम हो तो सूखे कपड़े या बोरी से बछड़े को रगड़ कर सुखाएं। यानी क्या होता है, आमतौर पर जैसे कोई गाय या भैंस है जो बछड़ा देती है तो वह अपने बछड़े को जो चाट कर उसे सुखा देती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वह उसे नहीं चाटती या सुखाती नहीं है। तो क्या करना है कि हमें सूखा कपड़ा या बोरी लेकर उस बछड़े को सूखा देना है और कृत्रिम श्वसन प्रदान करने के लिए छाती को हाथ से दबाएं और छोड़ें। नाभि को शरीर से 2 से 5 सेंटीमीटर दूर बांधें और लिगेचर से 1 सेंटीमीटर नीचे काटकर टिंचर आयोडीन, बोरिक एसिड या किसी एंटीबायोटिक का प्रयोग करें। इन्हें जो नाभि होती है उसे 2 से 5 सेंटीमीटर दूर बांध देना चाहिए और जो लिगचर होता है इसे 1 सेंटीमीटर नीचे से काटकर जो टिंचर आयोडीन होता है या बोरिक एसिड या किसी एंटीबायोटिक का उपयोग कर सकते हैं, ये लगा देना चाहिए। गीले बिस्तर को हटा देना चाहिए, बाड़े को स्वच्छ और सूखा रखना चाहिए। बछड़े का वजन रिकॉर्ड करना चाहिए। ये वजन रिकॉर्ड करने का तात्पर्य क्या होता है, जो हम बछड़े को जो कोलेस्ट्रॉल यानी जो कीस पिलाते हैं वह हमेशा जो बछड़े का वजन होता है उसका 1/10 भाग पिलाना चाहिए। गाय के थनों और स्तनों को क्लोरीन घोल से धोकर सुखाएं। बछड़े को माँ का पहला दूध यानी कोल्स्ट्रम पिलाने दें।
यानी जो गाय होती है, जो पहला बछड़े को अपना पहला दूध यानी जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कीस होता है, वो पिलाती है। बछड़ा आमतौर पर 1 घंटे के भीतर खड़ा होकर दूध पीने का प्रयास करता है। यदि कमज़ोर हो तो सहायता करें। यानी बछड़ा जो होता है, जो 1 घंटे के बाद वह खुद से दूध पीने लगता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो खुद से पीने में असक्षम होता है, तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। फीडिंग ऑफ काप्स यानी जो बछड़े होते हैं, उनका खाने में उन्हें क्या क्या देना चाहिए। जो पहले के 3 दिन होते हैं उसमें तो केवल उन्हें कोलेस्ट्रॉल पिलाना चाहिए, क्योंकि ये गाढ़ा और चिपचिपा होता है। इसमें विटामिन ए होता है, प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और इम्यूनोग्लोबिन होती है, जो बछड़े को कई बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है। ये जो इम्यूनोग्लोबिन है, ये आपको पूछा जा सकता है कि जो गाय के या भैंस के जो कोलेस्ट्रॉल होता है, उसमें कौन सा हीमोग्लोबिन या ग्लोबिन पाया जाता है। इसमें पाया जाता है इम्यूनोग्लोबिन, और विटामिन ए और प्रोटीन की मात्रा होती है अधिक। और अगला 3 से 4 दिनों में 3 दिन बाद संपूर्ण दूध देना शुरू कर दें, और बछड़े को बाल्टी से दूध पीना सिखाना चाहिए। दूध को शरीर के तापमान तक गर्म करके दिन में 2 बार दें, और कमज़ोर बछड़ों के लिए दिन में 3 बार दें। इन्हें बछड़ों को जो बाल्टी से दूध पीना सिखाना चाहिए। बछड़े को उसके शरीर का 10% तरल दूध पिलाना चाहिए, और अधिकतम 5 से 6 लीटर प्रतिदिन 6 से 10 सप्ताह तक दूध पिलाना चाहिए। अधिक दूध देने वाले काफ सिक्रोस इन्हें दस्त हो जाता है। यानी क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो बछड़ा होता है वह ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल या जो कीस होता है या दूध होता है जो ज़्यादा पी लेता है। इससे क्या होता है कि बछड़े को दस्त होने की संभावना ज़्यादा रहती है और दस्त हो जाती है। 1 महीने की उम्र के बाद कॉफ स्टार्टर देना शुरू करें। 4 महीने के बाद उच्च गुणवत्ता वाली हरी घास और भूसा प्रदान करें। बछड़ों को एंटीबायोटिक्स देने से उनकी भूख बढ़ती है, विकास दर में सुधार होता है और काफ सिक्योर्स को रोका जा सकता है, जैसे ओरियोमाइसिन, टेरामाइसिन आदि। यानी इससे क्या होता है कि जो ओरियोमाइसिन और टेरामाइसिन होता है, ये जब हम बछड़ों को देते हैं तो इनसे भूख ज़्यादा लगती है, और वो जो हरा चारा या जो पोषण पदार्थ है वो ज़्यादा खाएंगे तो उनकी विकास दर में भी सुधार होता। और जो उनके ज़्यादा दूध नहीं पिएंगे, यदि वो चारा खाएंगे तो ज़्यादा दूध नहीं पिएंगे, और दूध नहीं पिएंगे तो उनको दस्त होने की संभावना कम रहती है। अब हम पढ़ेंगे केयर ऑफ मैनेजमेंट इन काप्स। इन्हें बछड़े की पहचान के लिए जन्म के समय कान में टैटूइंग करें। 1 वर्ष के बाद ब्रांडिंग करें। यानी क्या होता है कि बड़े बड़े फार्म होते हैं, उसमें एक ही या एक नस्ल के गायें होती है, तो उनके बछड़े भी एक जैसे दिखते हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता है कि कौन सी बछड़ा कौन सी गाय का है, इसलिए उन पर टैटूइंग करना चाहिए। और यदि 1 वर्ष का हो जाए तो उन्हें ब्रांडिंग करना चाहिए। बछड़े के सींग 7 से 10 दिनों के भीतर डीहॉर्निंग करें। इसके लिए रेड हॉट आयरन, कास्टिक पोटाश स्टिक और इलेक्ट्रिक विधि का उपयोग करें। क्या होता है कि यदि हम बछड़ों के जो सींग होते हैं वह नहीं आने दे, मतलब हम चाहते हैं कि उनके सींग नहीं आए, तो 7 से 10 दिनों के अंदर उनका डीहॉर्निंग करनी चाहिए। इसके लिए हम रेड हॉट आयरन और कास्टिक पोटाश स्टिक और इलेक्ट्रिक विधि का उपयोग कर सकते हैं। ज़्यादातर कास्टिक पोटाश स्टिक का विधि का उपयोग किया जाता है, क्योंकि रेड हॉट आयरन में बछड़ों को दर्द ज़्यादा होता है। और बछड़ों को नियमित रूप से कीड़े से मुक्त करने के लिए वॉर्मिंग करें। प्रत्येक 30 दिन के अंतराल पर दवा दें। 2 से 3 सप्ताह की उम्र में ताज़ा पानी उपलब्ध कराएं। यानी जब बछड़ा 2 से 3 सप्ताह का हो जाए तो वह धीरे धीरे उसे पानी और चारा उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि वो पानी और चारा खा सकें। बछड़ों को पहले 3 महीनों तक इंडिविजुअल कॉफ पेन में रखें, उसके बाद समूह में रखें। 6 महीने की उम्र बाद नर और मादा बछड़ों को अलग अलग रखें, क्योंकि क्या होता है 6 महीने के बाद नर और मादा बछड़ों को अलग अलग रखना चाहिए। और बछड़ों का वजन पहले 6 महीने तक साप्ताहिक और उसके बाद मासिक रूप से नापें, ताकि उनकी वृद्धि दर ज्ञात की जा सके। पहले महीने में बछड़ों की मृत्यु दर अधिक होती है, विशेषकर पिन्यूमोनिया और डायरिया और वर्म्स के कारण। यानी जो बछड़े होते हैं उनके जो पहला महीना होता है, यानी 1 महीने में जो बछड़े होते हैं उनकी मृत्यु दर ज़्यादा होती है, क्योंकि क्या होता है कि उनमें पिन्यूमोनिया और डायरिया यानी जो दस्त होती है ज़्यादा कीस या कोलेस्ट्रॉल पिलाने से,
और वार्म्स हो जा जैसे रोग हो जाते हैं। बछड़ों को गर्म और साफ और शुष्क माहौल में रखें ताकि इन समस्याओं से बचा जा सके। इन्हें ये जो निमोनिया, डायरिया और वर्म्स हैं, इनसे बचने के लिए बछड़ों को गर्म रखना चाहिए और साफ रखना चाहिए और शुष्क माहौल में रखना चाहिए। 4 से अधिक अतिरिक्त थनों को 1 से 2 महीने की उम्र में हटा दें। क्या होता है, कभी कभी जो पशु होता है उनके 4 थनों से ज़्यादा थन होते हैं, इसलिए जो वह उनकी जो मतलब शारीरिक जो गुणवत्ता होती है, या एक प्रकार से कहें कि उन्हें जो जब भी हम को बेचते हैं तो वह एक उनके दोष होता है। इसलिए उनको 1 से 2 महीने में जो 4 से अधिक थन है उनको हटा देना चाहिए। 8 से 9 सप्ताह की उम्र में नर बछड़ों को कोस्ट्रेट करें और शरीर को साफ और सूखा रखें, जिससे फंगल संक्रमण से बचाव हो सके। अगला है खनिज ब्लॉक यानी मिनरल ब्लॉक प्रदान करें ताकि बछड़े उसे चाट सके और खनिज की कमी ना हो। बछड़े को मां से अलग करें और पेल फीडिंग सिस्टम अपनाएं। यानी कि ये क्या आती है, मिनरल ब्लॉक की आती है, वो बछड़ों के सामने रख देते हैं तो वह उसे चाटते रहते हैं। इससे क्या होता है कि उनके शरीर में खनिज की कमी नहीं होती है। और अब हम पढ़ेंगे केयर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हाइपर, यानी जो युवा बछड़ियाँ होती हैं उनका कैसे मैनेजमेंट किया जा सके। उत्तम देखभाल और प्रबंधन से डेयरी फार्म के लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रतिस्थापन स्टॉक प्राप्त किए जा सकते हैं। हीपर के लिए निम्नलिखित देखभाल और प्रबंधन पद्धतियाँ अपनाई जानी चाहिए। इन्हें हीपर को पर्याप्त पोषण दें ताकि उसका सामान्य वृद्धि हो सके। प्रारंभिक अवस्था में ऊर्जा की तुलना में प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। यदि उत्कृष्ट गुणवत्ता की सूखी घास यानी जो है होती है वह और उपलब्ध कराई जाए तो हीपर अच्छा विकास करेगी। यानी इसमें क्या करना है कि जो प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है इसमें ऊर्जा के लिए, और यदि उनको है यानी सूखा घास प्राप्त किया जाए हीपर को तो उनकी जो अच्छा विकास होगा। और अगला है कि हीपर के लिए सूखा और हवादार आश्रय प्रदान करें। एक और खुली ढीली आवास प्रणाली पर्याप्त होती है। ब्रीडिंग के समय उम्र से अधिक आकार महत्वपूर्ण होता है। कम आकार के पशुओं की प्रजनन क्षमता कमजोर होती है और वे छोटे आकार के ही रह सकते हैं। छोटे आकार की हीपर को बछड़ा जन्म देने में कठिनाई हो सकती है। इन्हें क्या होता है कि जो ब्रीडिंग की जो क्रिया होती है उसमें ब्रीडिंग तभी कराना चाहिए जब उसका जो शरीर है वह पर्याप्त विकास कर चुका हो। इसमें उम्र कम मायने रखती है, जबकि जो शरीर का विकास होता है वह ज़्यादा मायने रखता है। हीपर को प्रसव के समय अच्छे स्वास्थ्य में और पर्याप्त पोषण में होना चाहिए ताकि वे उचित मात्रा में दूध उत्पादन कर सके। ये सामान्य से बातें वैसे ज़्यादा याद करने एक बार पढ़ लेंगे तो भी आपको आसानी से याद हो जाएगी। प्रसव में 6 से 8 सप्ताह पहले हीपर को एक अलग शेड में रखें। प्रतिदिन 2 से 3 किलोग्राम संकेंद्रित चारा, जितना चारा वह खा सके उतना उपलब्ध कराएं। प्रसव से पहले हीपर को नियमित रूप से संभालें और दूध दोहन की प्रक्रिया से परिचित कराएं। उसे हमेशा कोमलता और प्रेम से संभालें। इन्हें क्या होता है कि प्रसव से पहले यदि हम हीपर को नियमित रूप से संभालते हैं और दूध दोहन की प्रक्रिया से परिचित कराते हैं तो बाद में वो दूध देने में ज़्यादा कठिनाई नहीं करता या दूध आसानी से दे सकता है। और अगला स्वास्थ्य बनाए रखना आवश्यक है, जिससे के लिए साफ सुथरा आवास, संतुलित आहार और बीमारियों की रोकथाम आवश्यक है। समय समय पर हीपर की वृद्धि दर और विकास की जांच करें। जो पशु मानकों के अनुरूप न हो तो उन्हें झुंड से हटा दें। हीपर के लिए ये पहला प्रसव होता है जिससे उसे परेशानी हो सकती है, इसलिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ये हमने जो युवा बछड़ियाँ होती है उनके बारे में हमने जान लिया है और कैसे उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनके क्या क्या कठिनाइयाँ आती है और किन किन बातों का हमें सावधानियाँपूर्वक ध्यान रखना चाहिए। ये आप ज़्यादा ऐसे कठिन भी नहीं है, ये हमारी आम जो सामान्य ज़िंदगी होती है या सामान्य परिवेश ग्रामीण क्षेत्र से आप सब लोग जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं वो सब ग्रामीण क्षेत्र के लगभग तो आपने सभी के घर में गाय या भैंस भी होंगे, इसलिए आपको ज़्यादा ये रटने की जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये रटने वाली सब्जेक्ट नहीं है। आप जितना इसे घर पर यूज़ करते हैं वही सब इसमें है, आप आसानी से इसमें लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो दुधारू पशु होती है उनका देखभाल कैसे करते हैं। किसी भी दुग्ध उत्पादन अवधि में अधिक दूध प्राप्त करने के लिए दुधारू पशु को उचित पोषण
और आवश्यक देखभाल एवं प्रबंधन उपाय अपनाने चाहिए। और अगला है कि दुधारू पशु को हरे रेशेदार चारे के साथ साथ दलहनी सूखी घास या भूसा देना चाहिए ताकि उसका रख रखाव केवल चारे से पूरा हो सके। अतिरिक्त 1 किलोग्राम संकेंद्रित चारा प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध के उत्पादन के लिए दें। लवण और खनिज पूरक भी दिए जाने चाहिए। यानी सेकेंद्रित चारा क्या होता है, जो हम दाना देते हैं वो सेकेंद्रित चारा होता है। और पशु को कभी डराना या उत्तेजित नहीं करना चाहिए, हमेशा उन्हें कोमलता और प्रेम से संभालें। उचित पोषण और देखभाल से गाय 16 दिनों के भीतर गर्मी में आ सकती है। गर्मी के संकेत मिलने पर सेवा में अनावश्यक देरी न करें। क्या होता है कि ये जो गर्मी में आती है 16 दिनों में, जो ये गर्भकाल का ये जो चक्र होता है, मध्य चक्र होता है, वो 16 दिनों में वापस हीट में आती है गाय। और प्रत्येक पशु को उसकी दूध उत्पादन क्षमता के अनुसार भोजन दें और इसके लिए व्यक्तिगत उत्पादन रिकॉर्ड बनाए रखें। नियमितता बनाए रखें। सेकेंडरी चारा दूध दूहने से पहले, दूध दूहने के दौरान दें, जबकि रेफे सूखा चारा दूध दूहने के बाद दें ताकि शेड में धूल न उड़े। ये हमें जो सामान्य बातें हैं इनका ध्यान रखना चाहिए। जल की आपूर्ति हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए, विशेष रूप से यदि पशु को केवल धान का भूसा खिलाया जा रहा है। इन्हें जल की आपूर्ति हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए। और विशेष रूप से क्या होता है कि जब हम धान का भूसा खिलाते हैं तो उसमें विशेष रूप से जल की आपूर्ति होना आवश्यक है। दूध दोहने की नियमितता बनाए रखें। यदि दूध अधिक समय तक थनों में रहेगा तो दूध का स्त्राव कम हो जाएगा। दिन में 3 बार दूध दूहना, दिन में 2 बार दूहने से 10 से 15% अधिक दूध उत्पादन होता है। और दूध दोहने की विधि सही होनी चाहिए। तेजी से, सतत और सूखे हाथों से बिना झटके पूरा दूध निकालें। केवल अंगूठे तर्जनी अंगुली का उपयोग करने बजाय पूरी हथेली का उपयोग करना चाहिए। यानी जो हमें अंगूठा विधि की तुलना में या तो जो जिसके थन छोटे हैं उसमें चुटकी विधि या पूर्ण हस्त विधि का दूध दोहने में उपयोग करना चाहिए। गाय को बछड़ों के चूसने के बिना दूध छोड़ने के लिए प्रशिक्षित करें ताकि जल्दी ही दूध छुड़ाने की प्रक्रिया में मदद मिले। यानी क्या होता है, गाँवों में जब हम बछड़ा छोड़ते हैं तभी वो जो गाय होती है वो पाउसती है और दूध देती है। फार्म में ऐसा नहीं है कि उन्हें धीरे धीरे ऐसा कर दिया जाता है कि वो बछड़े के बिना ही वह दूध दे दे, क्योंकि फार्म में मेन उनका जो दूध उत्पादन है वही उसी से फार्म चलता है। ढीले आवास प्रणाली यानी लूज हाउसिंग सिस्टम को अपनाएं। गर्मी के मौसम में पशु को छाया में रखें, इससे उन्हें अधिक व्यायाम मिलेगा। इन्हें स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए गायों को ब्रशिंग और भैंसों को दूध दोहने से पहले धोने की प्रक्रिया अपनाएं। और भैंसों को गर्मी के मौसम में पानी में डुबाने या उन पर पानी छिड़काने से वह आरामदायक महसूस करती है। इन्हें भैंस होते हैं उनको गर्मियों में या तो कहीं तालाब है तो वहाँ पे वहाँ पे नहाने के लिए ले जाना चाहिए या फिर उनके ऊपर पानी का छिड़काव करना चाहिए। इससे उनको गर्मी से राहत मिलती है। सामान्य रोगों को पहचान कर सही उपचार करना चाहिए। पशुओं को खराब आदतों पर ध्यान दें, जैसे कि लात मारना, चाटना और दूध चूसना। और क्या होता है कि कोई कोई पशु होता है जो लात मारता है दूध दोहने के दौरान, और वह दूध चूसता है, यानी वह खुद का दूध खुद ही पीने लग जाता है। प्रसव के बीच कम से कम 60 से 90 दिनों का सूखा काल बनाए रखें। यदि यह पर्याप्त नहीं है तो अगली दूध उत्पादन अवधि में दूध की मात्रा कम हो सकती है। यानी जब प्रसव के बीच में जब भैंस या गाय ब्याने वाली हो तो कम से कम 2 या 3 महीने उसे छोड़ना चाहिए, उसे दूध नहीं दूहना चाहिए। इससे क्या होता है, यदि आप उसे ऐसा नहीं करते हैं और ब्याती है तब तक आप उसका दूध निकालते हैं तो अगली जो जब वह वापस ब्याती है और आगे की जो दूध देती है तो उसमें दूध उत्पादन कम हो जाता है। और अगला है महत्वपूर्ण बीमारियों के खिलाफ पशुओं का टीकाकरण करें। कीट पतंगों से सुरक्षा करें। प्रत्येक पशु के संख्याकरण करें और उसकी दूध उत्पादन, वसा प्रतिशत, आहार, गर्भधारण, प्रसव की तिथियां आदि को रिकॉर्ड बनाएं। यानी जब भी आप फार्म खोलें तो हर एक चीज़ का रिकॉर्ड होना आवश्यक है, जैसे कि वसा प्रतिशत, दूध उत्पादन कितना है, प्रसव की तिथि क्या है, गर्भधारण क्या है, आहार कौन कौन सा आप उसे देते हैं, ये इन सब का रिकॉर्ड होना आवश्यक है। और मास्टाइटिस यानी जो थनैला रोग है की नियमित रूप से जांच करनी चाहिए। यानी पशु को थनैला है या नहीं है इसकी जांच नियमित रूप से करनी चाहिए।
और अगला है मैनेजमेंट ऑफ गोट, यानी बकरी का जो मैनेजमेंट है वह कैसे करते हैं। हमने जो पीछे गाय और भैंस का मैनेजमेंट यानी एक तो हमने काप्स यानी बछड़े का मैनेजमेंट जान लिया है, दूसरा हीपर यानी जो युवा बछड़े होते हैं उनका हमने मैनेजमेंट जान लिया, और तीसरा मिल्च एनिमल यानी जो दुधारू पशु होते हैं उनका हमने मैनेजमेंट जान लिया है। और अब हम बात करेंगे जो गोट यानी जो बकरी का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। बकरी पालन में उचित देखभाल और प्रबंधन आवश्यक है ताकि उच्च उत्पादन क्षमता प्राप्त की जा सके। निम्नलिखित बिंदुओं बकरियों के प्रबंधन में सहायक होती है। वह बिंदु क्या क्या है कि पहला आता है हाउस मैनेजमेंट यानी आवास प्रबंधन। बकरियों के लिए हवादार, सूखा और साफ सुथरा आश्रय आवश्यक है। फर्श ऊंचा और जल निकासी वाली जगह पर होना चाहिए ताकि नमी और कीचड़ न बने। बकरियों के शेड में प्राकृतिक रोशनी और हवा का समुचित प्रबंध हो। बकरियों को सर्दी और गर्मी बारिश से बचाने के लिए शेड को उपयुक्त रूप से डिजाइन करें। प्रत्येक बकरी के लिए कम से कम 1.5 से 2 वर्ग मीटर स्थान होना चाहिए। यानी जो बकरियों का जो स्थान है हाउस होता है उसे एक तो ऊंचे स्थान पर होना चाहिए, एक वो हवादार होना चाहिए, सूखा होना चाहिए और ऊंचा होना चाहिए ताकि उसमें जो कीचड़ वर्षा आए तब कीचड़ वगैरह ना हो। और जो हाउस होता है उसकी डिज़ाइन इस तरह से होनी चाहिए, गर्मियों में रहे ठंडा, सर्दियों में रहे गर्म, और जो वर्षा ऋतु होती है उसमें बारिश का पानी जो हाउस होता है उसके अंदर नहीं आए। और प्रत्येक पशु को जो बकरी होती है उसको 1.5 से 2 वर्ग मीटर का स्थान होना चाहिए। और अगला है कि फीडिंग मैनेजमेंट यानी भोजन प्रबंधन। हरे चारे, सूखे चारे और संकेंद्रित चारे का संतुलित आहार दें। खनिज मिश्रण और नमक आवश्यक रूप से दें ताकि पोषण की कमी न हो। प्रत्येक बकरी को प्रतिदिन 250 से 300 सेकेंडरी चारा दें। पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ और ताज़ा पानी हमेशा उपलब्ध कराएं। बकरियों को अधिक मात्रा में दलहनी चारा जैसे बरसीम और लुसेन देना लाभदायक होता है। और अगला है ब्रीडिंग मैनेजमेंट यानी प्रजनन प्रबंधन। मादा बकरी फीमेल गोट या डुई 8 से 12 माह की उम्र में प्रजनन के लिए तैयार हो जाती है। यानी जो बकरी होती है वह 8 से 12 माह की होती है तब वह प्रजनन के लिए तैयार होती है। और स्वच्छ और उच्च अच्छी नस्ल के नर बकरों का चयन करें। बकरी का गर्भकाल 145 से 155 दिन होता है। इसलिए गर्भवती बकरी को विशेष देखभाल दें। प्रजनन के लिए 3 से 4 साल तक स्वच्छ नर बकरे का उपयोग करें। यानी जो बकरे का उपयोग है, जब प्रजनन के लिए हम बकरे का उपयोग करते हैं वह एक तो स्वस्थ होना चाहिए, अच्छी नस्ल का होना चाहिए और 3 से 4 साल का होना चाहिए। और बकरी का गर्भकाल होता है वह 145 से 155 दिन का होता है। अगला है कि हेल्थ मैनेजमेंट यानी स्वास्थ्य प्रबंधन। बकरियों के स्वास्थ्य को नियमित जांच करें। बीमारी पशुओं को अलग कर रखें, यानी जो बीमार पशु होते हैं उनको अलग रखना चाहिए ताकि वे जो वायरल डिजीज़ है वह दूसरी बकरियों को जो स्वस्थ हैं उनमें ना फैले। बकरियों में खुरपका, मुंहपका, पीपीआर और एंट्रोटैक्सिमिया जैसी बीमारियों के बचाव के लिए टीकाकरण करना चाहिए। और अगला है कि बकरियों को समय समय पर डीवार्मिंग यानी कृमिनाशक दवा दें ताकि आंतरिक परजीवियों से बचाव हो। और कीटाणु मुक्त वातावरण में रखें और सफाई का विशेष ध्यान दें। अब हम पढ़ेंगे कीड मैनेजमेंट यानी बकरी के बच्चों की देखभाल। नवजात बकरी के बच्चों को जन्म के आधे घंटे के भीतर कोलेस्ट्रॉम पिलाएं। यानी कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, जो माता का पहला गाढ़ा दूध यानी जो खीस होता है वो उसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। और जो बकरी के जो बच्चे जन्म लेते हैं उसके आधे घंटे बाद उन्हें जो कोलेस्ट्रॉम होता है वो पिलाना चाहिए। जन्म के बाद बच्चों को गर्म और साफ स्थान पर रखें। कमज़ोर बच्चों को अतिरिक्त देखभाल दें, उन्हें समय पर दूध पिलाएं। बकरी के बच्चों को 3 से 4 माह के बाद धीरे धीरे ठोस आहार, हरी घास और सेकेंडरी चारा देना शुरू करें। यह जब बकरी के बच्चे 3 से 4 माह के हो जाएं तो उन्हें धीरे धीरे हरी घास वगैरह उपलब्ध करानी चाहिए। और जो दूध दूहने की विधि है वह दूध दूहने से पहले हाथों को और थनों की सफाई करें। बकरियों को दूहने के लिए प्रशिक्षित करें। उन्हें तनाव मुक्त वातावरण में रखें और दिन में 2 बार नियमित रूप से दूध दुहें ताकि दूध उत्पादन अधिक हो। दूध निकालने के तुरंत बाद दूध को स्वच्छ और ठंडे स्थान पर रखें। भेड़ पालन यानी जो अब हमने जो बकरी पालन था यानी बकरी का मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे शीप मैनेजमेंट यानी जो बकरी और भेड़ का मैनेजमेंट लगभग सेम ही है, कुछ अंतर है थोड़े बहुत।
भेड़ों को उचित देखभाल और प्रबंधन में बेहतर उत्पादकता, स्वास्थ्य और लाभ सुनिश्चित किया जा सकता है। सफल भेड़ पालन के लिए निम्नलिखित प्रबंधन विधियों को आवश्यक होती है। इनका प्रबंधन लगभग सेम ही होता है। जैसे आवास मैनेजमेंट, भेड़ों को सूखी हवादार सब जगह में आवश्यक है। आश्रम में बारिश बचाने के लिए उपयुक्त बनाना चाहिए। फर्श ऊंचा और सूखा रखना चाहिए ताकि संक्रमण से बचा जा सके। प्रत्येक को 1.5 से 2 मीटर, जबकि बकरियों में भी इतना ही था। और शेड को अच्छी जल निकासी होनी चाहिए ताकि गंदगी और बीमारियों से बचा जा सके। आहार प्रबंधन, यानी भेड़ों को आहार प्रबंधन में क्या क्या देना चाहिए। भेड़ों को हरा चारा, सूखा चारा और संकेंद्रित आहार देना चाहिए। बरसीम और लुसेन जैसी दलहनी चारे से अच्छा विकास और दूध उत्पादन होता है। एक भेड़ 250 से 300 ग्राम संकेंद्रित आहार प्रतिदिन देना चाहिए। नमक और खनिज मिश्रण देना आवश्यक होता है ताकि पोषण की कमी न हो। स्वच्छ और ताज़ा पानी हमेशा उपलब्ध करना चाहिए। प्रजनन, मादा भेड़ों में पहली बार 12 से 18 महीने की उम्र में किया जाना चाहिए, जबकि जो बकरी होती थी उसमें 11 से 12 माह की उम्र में प्रजनन के लिए वो तैयार होती थी, और भेड़ 12 से 18 महीने की उम्र में प्रजनन के लिए तैयार होती है। पहला अंतर तो ये ध्यान रखना, बाकी सब सेम ही है। स्वच्छ और उच्च गुणवत्ता वाले नर भेड़ों का चयन करें। भेड़ों की गर्भवती अवधि 145 से 155 दिन होती है। ये भी बकरियों के समान ही होती है, इसलिए गर्भवती भेड़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती भेड़ों को अतिरिक्त पोषण देना चाहिए। एक राम यानी जो नर भेड़ होती है उसे राम्स भी कहते हैं। 25 से 30 मादा भेड़ों का अनुपात उपयुक्त होना चाहिए। यानी 25 से 30 अनुपात के लिए भेड़, जो नर भेड़ होती है उनको रखना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे हेल्थ मैनेजमेंट, यानी स्वास्थ्य प्रबंधन। खुरपका, मुंहपका, पीपीआर, एंट्रोटॉक्सीमिया और भेड़ पॉक्स जैसी बीमारियों के लिए टीकाकरण करें। ये 3 बीमारियां तो बकरियों में भी होती है, लेकिन इसमें एक विशेष बीमारी होती है भेड़ पॉक्स, उसके लिए टीकाकरण करना चाहिए। अतिरिक्त परजीवियों के नियंत्रण के लिए डिवार्मिंग की क्रिया करें। शेड को स्वच्छ और सूखा रखें, फंगस संक्रमण से बचा जा सके। और दस्त, खांसी, वजन घटने जैसे लक्षणों को नियमित रूप से जांचें। नए भेड़ों को झुंड में मिलाने से पहले क्वारंटाइन में रखें। और जो नवजात मेमने होते हैं उनकी कैसे देखभाल करनी चाहिए, यानी केयर ऑफ न्यू बॉर्न लैम्स। और जन्म के 30 मिनट के अंदर माँ का जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो पिलाना चाहिए। नवजात मेमनों को गर्म और सूखा रखें ताकि न्यूमोनिया से बचाव हो सके। ठंडे मौसम में मेमनों के लिए उचित बिछावन का प्रबंध करें। 2 से 3 माह में धीरे धीरे हरा चारा और संकेंद्रित आहार शुरू करें। ऊन प्रबंधन, ये इसमें मेन है। वूल मैनेजमेंट या सीरिंग एंड भेड़ों की हर साल में 1 से 2 बार ऊन कतरानी चाहिए गर्मी से पहले, ताकि उन्हें गर्मी ज़्यादा ना लगे। कतराई सूखी और साफ जगह में रखनी चाहिए ताकि संक्रमण से बचा जा सके। ऊन काटने के बाद भेड़ों को छांव में रखें ताकि धूप से झुलसने से बच सके। क्योंकि क्या होता है कि जब भेड़ों की ऊन काट ली रह जाती है तो जो धूप होती है वह सीधे शरीर पर पड़ती है, इससे जो धूप से भेड़ें हैं जो झुलस जाती है। और चराई प्रबंधन, भेड़ों को 6 से 8 घंटे तक चरने देना चाहिए। अत्यधिक चराई से बचने के लिए चारागाहों में घुमावदार प्रणाली में उपयोग करें। कल की क्लास में हमने बताया था कि घुमावदार प्रणाली क्या होती है। जैसे 4 बीघा ज़मीन है, उसके 1-1 बीघा के टुकड़े कर लिए और उनमें पहले एक टुकड़े में चराया जाता है, फिर दूसरे में। इसे कहते हैं घुमावदार चारागाह। चारागाह को स्वच्छ और हरा भरा बनाए रखें ताकि भेड़ों को पर्याप्त पोषण मिले। रिकॉर्ड प्रबंधन, यानी रिकॉर्ड कीपिंग। टीकाकरण, प्रजनन, जन्म और ऊन उत्पादन का रिकॉर्ड बनाए रखें। प्रत्येक भेड़ का वजन, आहार और स्वास्थ्य स्थिति का विवरण रखें। अच्छे रिकॉर्ड प्रबंधन से खेत की उत्पादकता और लाभ में वृद्धि होगी। और अगला है कि सूकर और स्वाइन प्रबंधन, यानी सूकर का मतलब होता है जो सुअर होता है उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है, इसे स्वाइन भी कहा जाता है। सुअर पालन में उच्च उत्पादकता, बेहतर स्वास्थ्य और आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए उचित प्रबंधन आवश्यक है। नीचे सुअर प्रबंधन की मुख्य विधियां दी गई है, जिसमें पहली आएगी हाउसिंग, यानी आवास का प्रबंधन। सूअरों को अच्छी हवादार, सूखी और साफ सुथरी जगह में रखना चाहिए ताकि बीमारियों से बचा जा सके। फर्श को फिसलन मुक्त,
सफाई में आसान, अच्छे जल निकास वाला बनाना चाहिए। यानी जो फर्श होता है उसको कम फिसलने वाला, कहीं ना खुरदरा होना चाहिए, ताकि जो सूअर होते हैं वे ज़्यादा फिसले कर गिरे ना। पशुओं को अत्यधिक गर्मी, ठंड और बारिश से बचाने के लिए उचित शेड प्रदान की आवश्यकता है। अलग अलग आयु के पशु समूहों के लिए अलग अलग बाड़े बनाए जाने चाहिए। जो सूअर का जो आवास होता है उसे पेन कहा जाता है, यानी अलग अलग पेन होने चाहिए। पिगलेट यानी जो छोटे सूअर होते हैं उनका 0.3 से 0.5 वर्ग मीटर प्रति पशुओं के लिए स्थान आवश्यक है। जो वृद्धि में जो विकास कर रहे हैं, जो युवा है, उसे 1 से 1.5 वर्ग मीटर होना चाहिए प्रति पशु को स्थान प्राप्त होना चाहिए। और जो वयस्क हैं उनको 2 से 3 वर्ग मीटर प्रति पशु स्थान प्राप्त होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे आहार प्रबंधन। इसमें सूअरों को संतुलित आहार देना चाहिए, जिससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज शामिल हो। और अगला है भोजन चरण, यानी जो छोटे सूअर यानी जिसे पिगलेट कहा जाता है, पहले 2 महीने तक माँ का दूध शुरुआती आहार क्रिप फीड दे। और बढ़ते हुए सूअर जो तेजी से वृद्धि के लिए प्रोटीन युक्त भोजन दे। और फिनिशर यानी मांस उत्पादन है तो वजन बढ़ाने के लिए ऊर्जा युक्त आहार दे। और जो प्रजनन योग्य पशु है उन्हें खनिज और विटामिन वाला संतुलित आहार दे। यानी ये अलग अलग आयु के लिए अलग अलग भोजन होना चाहिए सूअर में, जिसमें पहले जो 2 महीने के बच्चों में केवल माँ का जो कोलेस्ट्रॉल होता है वह पिलाना चाहिए। और जो जब बढ़ते हुए सूअर है उन्हें प्रोटीन देना चाहिए। और जो मांस उत्पादन के लिए हम जो मांस उत्पादन के लिए सूअर को पालते हैं तो उन्हें ऊर्जा युक्त आहार दें। और जब हम प्रजनन योग्य पशु होते हैं तो उन्हें विटामिन और खनिज वाला संतुलित आहार दें। साफ और ताज़ा पानी हमेशा उपलब्ध कराएं। रसोई के कचरे को अच्छी तरह उबाल कर उन्हें खिलाएं ताकि बीमारियों से बचा जा सके। हरी घास भी आहार में शामिल करें जिससे पाचन में सुधार हो सके। और प्रजनन प्रबंधन यानी ब्रीडिंग से मैनेजमेंट, सूअर को 8 से 9 माह की उम्र में प्रजनन के लिए तैयार किया जाता है। जो सूअर की गर्भधारण अवधि होती है वह 114 दिन होती है, जिसमें 3 महीने 3 सप्ताह और 3 दिन होते हैं। यानी इसे हम आसानी से याद रख सकते हैं कि 3 महीने 3 सप्ताह और 3 दिन सूअर की जो गर्भधारण अवधि होती है वो होती है। गर्भवती सूअरियों यानी सोज को अतिरिक्त पोषण दें ताकि स्वस्थ पिगलेट पैदा हो सके। एक नर सूअर 15 से 20 मादा सूअरों को गर्भधारण करवा सकता है। इन्हें एक नर पशु के से हम 15 से 20 मादा सूअरों को गर्भधारण करवा सकते हैं। बेहतर नस्ल सुधार के लिए प्रजनन रिकॉर्ड बनाए रखें। और प्रसव प्रबंधन यानी सूअरियों जो मादा सूअर होते हैं को प्रसव के 1 से 2 सप्ताह पहले अलग फ्राइंग पैन में रखा जाना चाहिए। इन्हें इनके अलग अलग जो डिपार्टमेंट यानी जो पेन होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। नवजात पिगलेट के लिए साफ और सूखा बिछावन उपलब्ध कराएं। पिगलेट को जन्म के 6 घंटे के अंदर माँ का पहला दूध यानी कोलेस्ट्रॉल पिलाएं ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। ठंडी जगह पर हीट लैम्प का उपयोग करें ताकि पिगलेट को गर्मी मिले। नाभि की नली को काटकर टिंचर, आयोडीन या कीटाणुनाशक लगाएं ताकि संक्रमण न हो। अब हम पढ़ेंगे वीनिंग का प्रबंधन, यानी पिगलेट को 6 से 8 सप्ताह की उम्र में माँ से अलग कर दें। और यानी वीनिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम बछड़े को माँ से अलग रख कर पालते हैं तो उन्हें उसे वीनिंग कहते हैं। 2 सप्ताह की उम्र से ठोस आहार देना शुरू करें ताकि आहार परिवर्तन आसानी से हो। सही विकास के लिए स्वच्छ पानी और खनिज पूरक आहार दें। और अब हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य प्रबंधन, यानी सूअरों का स्वास्थ्य प्रबंधन। टीकाकरण बहुत ज़रूरी है ताकि सूअरों को बीमारियों से बचाया जा सके। मुख्य टीके स्वाइन फीवर यानी 6 से 8 की सप्ताह की उम्र में जो स्वाइन फीवर होता है, इन्हें सूअरों में ये मुख्य बीमारी होती है स्वाइन फीवर। इसके लिए 6 सप्ताह की उम्र में टीका कराना चाहिए। खुरपका मुहरुका के लिए 2 महीने की उम्र में टीकाकरण होना चाहिए। ब्रुसेलोसिस और लेप्टोस्पायरोसिस प्रजनन सूअरों के लिए यह टीकाकरण होना चाहिए। हर 3 से 6 महीने में डीवार्मिंग यानी कीड़ों की दवा दें ताकि पेट के कीड़ों से बचा जा सके। और कुछ सामान्य रोग और उनकी रोकथाम, यानी सूअरों के कुछ सामान्य रोग हैं जिनमें पहला आता है स्वाइन फीवर, दूसरा आता है खुरपका और मुंहपका, तीसरा आता है निमोनिया, चौथा आता है पेट के कीड़े और पांचवा आता है डायरिया। जिसमें जो स्वाइन फीवर है उसके लक्षण होते हैं कि बुखार आता है, दस्त लगती है,
चमड़ी पे धब्बे होते हैं। और इसका जो रोकथाम है, टीकाकरण और स्वच्छता, यानी इसके लिए हमें टीकाकरण करना चाहिए। और जो सूअर होते हैं उनको स्वच्छ, वहाँ पे जो आसपास का क्षेत्र है, जो उनका आवास है, वह स्वच्छ रखना चाहिए। दूसरा आता है खुरपका और मुंह पका। मुंह में छाले, बुखार, लंगड़ापन, और जो इसका जो टीकाकरण होता है, इसमें संक्रमित पशुओं को अलग रखना चाहिए। और जो निमोनिया होती है, इसमें खांसी, सांस लेने में तकलीफ, और इसका रोकथाम क्या होता है कि वेंटिलेशन सही रखें, भीड़ भाव ना रखें। यानी वेंटिलेशन का क्या मतलब होता है कि धूप पर्याप्त मात्रा में आनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो कीटाणु होते हैं वह नष्ट हो सकते हैं। और पेट के कीड़े में लक्षण क्या है, वजन में कमी होना, कमजोरी आना शरीर में, इसके लिए नियमित डीवार्मिंग की क्रिया की जानी चाहिए। और डायरिया यानी पानी जैसा मल निर्जलीकरण, इसके लिए सफाई बनाए रखें और इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी दें। ये कुछ सामान्य रोग थे, उनके लक्षण और उनके जो रोकथाम थे वह यहाँ पे दिए गए हैं। अगला है कि जो अपशिष्ट प्रबंधन, यानी जो मल मूत्र होता है उनका जो प्रबंधन होता है वह कैसे करना चाहिए। मल मूत्र का सही निस्तारण करें ताकि बदबू और बीमारियों से बचा जा सके। गोबर को गड्ढे में या बायोगैस संयंत्र का उपयोग करें। बाड़े को हमेशा साफ और सूखा रखें ताकि संक्रमण ना हो। अगला है रिकॉर्ड कीपिंग, यानी हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना बहुत आवश्यक है फार्म में। प्रजनन, टीकाकरण, वजन, आहार खपत और स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाए रखें। अच्छे रिकॉर्ड से बेहतर प्रबंधन और अधिक मुनाफा किया जा सकता है। यानी ये कुछ महत्वपूर्ण जो रिकॉर्ड रखने चाहिए। अगला है विपणन और लाभप्रदता, इन्हें सूअरों को 6 से 8 महीने की उम्र में बच्चा बेचा जा सकता है जब वे 80 से 100 किलोग्राम वजन तक पहुंच जाते हैं। इन्हें सूअरों को जब वे 80 से 100 किलो के हो जाते हैं तो उन्हें बेचा जा सकता है। और प्रसंस्कृत यानी बेकेन, हैम, सॉसेज उत्पादों की बिक्री से अधिक मुनाफा हो सकता है। होटल और मीट प्रोसेसिंग कंपनियों और बाज़ारों में संपर्क बनाए रखें ताकि बिक्री सुचारू रूप से हो। इन्हें जब भी फार्म आप खोलें, सूअर का नहीं, किसी भी चीज़, किसी भी पशु या पक्षी का जो भी आप फार्म खोलें, तो उनका जो उत्पादन होता है उसे बेचने के लिए पर्याप्त आपकी जो जान पहचान या बढ़िया संपर्क होना चाहिए, ताकि आपका जो उत्पादन है वो आसानी से बिक सके और आप मुनाफा कमा सकें। ये हमारा जो टॉपिक था कि मैनेजमेंट ऑफ काफ्स, ग्रोविंग हीपर और मिल्चिंग एनिमल, मैनेजमेंट ऑफ शीप, गोट एंड स्वाइन, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज की क्लास में हमने गाय, भैंस के बछड़े और उनकी जो युवा बछड़ियाँ होती है, और जो दुधारू पशु होते हैं, और बकरी और भेड़ और जो सूअर होते हैं, उनके मैनेजमेंट के बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके पास जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आपको यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। तो चलिए जल्दी से मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।